ये जाने कि संस्कृति के तत्वों को कैसे समझें और उसके अंतर्गत ये समझना जरूरी है कि संस्कृति और परंपरा, संस्कृति और सभ्यता, संस्कृति और सत्ता, संस्कृति और अन्य जो तत्व हैं उनका क्या संबंध है। और उसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि संस्कृति को क्या हम केवल कुछ शास्त्रों के चुने हुए श्लोकों को एक जगह इकट्ठा कर देने से समझें या संस्कृति संपूर्ण जीवन की एक प्रणाली है। संस्कृति में नैतिक आदर्श है, लेकिन क्या संस्कृति केवल मूल्य दृष्टि है? क्या इसका मूल्य निष्ठा और उन मूल्यों को अर्जित करने वाली प्रणाली से संबंध नहीं है? क्या संस्कृति किसी पुराने अतीत समय में रखे हुए बक्से में एक मणि के समान है जिसको जाके खोज लेना है? इसको हम लोग डिस्कवरी व्यू कहते हैं, लेकिन इसका ये जो पुराना व्यू है इसके विपरीत आज संस्कृति को मानव शास्त्रीय ढंग से जीवन प्रणाली के रूप में समझा जाता है। और इस जीवन प्रणाली में जीवन जीने के समस्त सीखे हुए व्यवहार हैं। ये सारे व्यवहार नीति के नैतिक आदर्शों से भी जुड़े होते हैं, लेकिन ये केवल नैतिक आदर्श नहीं। और इस तरीके से अगर हम ज़्यादा विस्तार में न जाएं और समझने की कोशिश करें तो संस्कृति का प्रत्यय जो है वो उसके लिए जो रूपक है वो नदी है। नदी है उसका रूपक पेड़ का तना नहीं है जिसकी केवल जड़ें। जब नदी आप की तरह संस्कृति को समझते हैं तो उसमें बराबर धाराएं आके मिलती है, धाराएं आके निकलती है और वो सतत प्रवाह होती है। उसका कोई शुद्ध रूप नहीं है, उसका कोई अंतिम रूप नहीं है। ऐतिहासिक रूप से वो बराबर बदलती रहती है और उसके ऊपर आंतरिक दबावों से और बाहरी प्रभावों से परिवर्तन होते रहते हैं। इस दृष्टि से जब हम संस्कृति को समझते हैं तो बहुत साफ हो जाता है कि हम संस्कृति और आधुनिकता के संबंध को समझें और ये समझने की कोशिश करें कि आज हमारे सामने चुनौती क्या है। जब इसकी तरफ ध्यान देते हैं तो हमको सोचना पड़ता है कि आधुनिकता का मतलब है। उसका मतलब कोई नया नहीं है, उसका मतलब हमारे यहाँ जो कुछ भी औपनिवेशिक आधुनिकता के साथ आया है, पश्चिम के ज्ञानोदय के बाद जो परिवर्तन दुनिया में हुए हैं उसके विस्तार में न जाकर मैं सिर्फ दो की बात करूँगा कि एक है इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुएशन, और दूसरा है वैज्ञानिक तर्क। इसी के साथ जुड़े हुए मूल्य हैं स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और मानव अधिकार। ये जब हमारे पास आधुनिकता के साथ आते हैं, भले ही ब्रिटिशर्स के साथ आए और वैश्विक मानसिकता के आधुनिकता के साथ आए, तो इनका परंपरागत संस्कृति से टकराव। परंपरागत संस्कृति में बातें तो बड़ी बड़ी थी, लेकिन क्या दलितों के साथ, क्या स्त्रियों के साथ समता का व्यवहार था? तो जब ये टकराव होता है तो हमारे सामने प्रश्न उठता है कि हमारी परंपरागत संस्कृति में सब कुछ स्वीकार योग नहीं। और इसलिए हमारी 19वीं शताब्दी का जो नवजागरण है वो क्या करता है? तीन तरीके के रिस्पॉन्स आते हैं। एक तो दयानंद है जो पुनरुत्थानवाद की बात करते हैं कि वेदों के तत्व। दूसरे आपने राजा राम मोहन राय, वो कहेंगे कि समन्वय बनाओ ईस्ट और वेस्ट का। तीसरे हमारे ज्योतिबा फूले ऐसे आते हैं जो कहते हैं केवल आधुनिकता की तरफ जाओ, ये सब छोड़। अब सवाल ये होता है कि आज ये क्या अवसर है? आज जब भूमंडलीकरण आ गया और आधुनिकता का ही एक संस्करण है तो हमारे सामने समस्या ये भी आ गई है कि अब हम जो है एक बाजार के क्रेता और उपभोक्ता में तब्दील होते जा रहे हैं। और नतीजा उसका ये है कि हमारा जो सांस्कृतिक जीवन है वो पूरी तरीके से कॉर्पोरेट वर्ल्ड द्वारा अपनी एडवर्टीजमेंट और बहुत सारी चीज़ों के जरिए दबाव द्वारा निर्धारित हो रहा है। तो इस ऐसे समय में हमारे सामने संकट क्या है कि हमें लगता है कि हमारी अस्मिता संकट, सांस्कृतिक अस्मिता का सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और इसलिए अक्सर लोग सोचते हैं कि पीछे जाने से यह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि सारी दुनिया के इस्लामिक देशों में भी देखिए तो एक तरीके का फंडामेंटलिज्म पनपता है। उसी के साथ साथ एक तरीके का एक राष्ट्र की भावना पनपती है।
राष्ट्रीय भावना के साथ राष्ट्रीय आतंकवाद की संप्रभुता, इसके साथ साथ राष्ट्र सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा भी आती है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि आधुनिकता और भूमंडलीकरण के टकराव से हमारे अंदर एक दोहरा विस्थापन पैदा होता है। ये एक क्राइसिस को पैदा करता है। आप अपने गांव से उठकर के शहर आते हैं, शहर से उठकर बेंगलोर जाते हैं, बेंगलोर से जाकर अमेरिका जाते हैं। आप अपने समाज से और अपने मूल्यों से, अपनी सोच से, दोनों से कट जाते हैं। ऐसे में आपको सहारा चाहिए होता है और अक्सर वो सहारा आप अपने अतीत में ढूंढते, और इस तरीके से उस अतीत के जरिए, उसके पीछे भागने के जरिए आप समस्या से तो बच जाते हैं, लेकिन एक पुनरुत्थानवाद, एक तरीके का अतीतवादी, एक तरीके का रिग्रेसिव सोच आपके अंदर छा जाता है। नतीजा क्या हुआ है कि हम एक सांस्कृतिक संकट के शिकार हैं। संकट क्या है? हमने जो भी मूल्य अपने स्वतंत्रता आंदोलन में अर्जित किए थे, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, नेशनल प्राइड, ये सब बिखर देते हैं। दूसरी बात जो हमने पाई थी कि हमने कुछ जनतांत्रिक मूल्य पाए थे, वो भी अब पीछे जा। तीसरा प्रभाव ये है कि हमारे परंपरा से चले आ रहे सांस्कृतिक अंतर विरोध थे, वो कंटिन्यू करते हैं। आज भी आप जानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की चाहे जितनी बात करें, लेकिन अद्वैत को मानने वाली ना सवाल बहुत भीड़ है। वो कैसे जाति अभी आलोक टंडन सर का उन्हीं का रिकॉर्ड कर। क्या ये अंतर विरोध नहीं है? स्त्रियों की स्थिति कभी बराबर की नहीं थी, अपनी नहीं है, और अभी बहुत समय ये संस्कृत का प्रश्न उठाता कि ये हमारे आंतरिक अंतर विरोध भी था। बाहरी प्रभाव भी बहुत ज्यादा है। अब ऐसे में हम क्या करें? तो ऐसे में हमें ये सोचना चाहिए, ऐसे में हमें ये सोचना चाहिए कि कोई भी संस्कृत लेन देन के बगैर नहीं है। जिस तरीके से गांधी ने कहा कि हमें अपने खिड़की दरवाजे खुले रखने हैं, सभी तरीके के प्रभावों को आने देना है, और अपने सांस्कृतिक विवेक से ये तय करना है कि क्या हम रखें और क्या छोड़ दें। और ये विवेक जब तक हम विकसित नहीं करते, तब तक हमारी सांस्कृतिक समस्या का, सांस्कृतिक संकट की समस्या का समाधान नहीं होने जा रहा। मैंने अपने पुस्तक में इन्हीं के बारे में थोड़ा थोड़ा विचार किया है, और अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि संस्कृति जो है परंपरा नहीं है खाली। संस्कृत वो नहीं है जिसके अनुरूप हम जीते हैं खाली। संस्कृत वो भी है जिस स्वप्न के लिए हम जीते हैं। मतलब संस्कृत में एक मनुष्य दृष्टि भी होती है कि कैसा मनुष्य और कैसा समाज हम बनाना चाहिए, और इसलिए संस्कृत का प्रश्न जो है हमेशा विवेक से विचार करना चाहिए, हमेशा भविष्य की दृष्टि से विचार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चेहरों की अद्भुतता बता दी है।